हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो स्पेशली किया जा रहा है WBCS वेस्ट बंगाल पुलिस सी टेट के लिए अपीयर होने वाले तमाम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सोच रहे थे। तो ये गैप मैंने मेंटेन करने की कोशिश की है। इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के जंप कर सकते हैं जिस पार्ट पर आपको जाना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंटीग्रेटेड वर्सेस इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को जिस पॉइंट को ही समझना है वो जंप कर सकता है। हमने डिस्क्रिप्शन में वो पॉइंटर लगा दिए हैं, टाइम आप स्विच कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है और आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 डिस्कस विद द सुप्रीम कोर्ट। बट इस आर्टिकल में हम अच्छे से समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट इज कि हमारे इंडिया में जो सिस्टम है वो कैसा है। तो पहले मैं एक सिंपल से बात बताऊं कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। होता क्या है कि यूएसए में एक सिस्टम है कि यूएसए में जो फेडरल लॉज होते हैं, तो फेडरल लॉज आर मेनली implemented by the federal court and the state laws are mainly implemented by the state courts। यहाँ एक चीज समझने की है कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो सिस्टम लागू किया गया, उस सिस्टम के थ्रू द सेम कोर्ट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट एंड अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सारे कोर्ट्स जो हैं मिल करके ऑल सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि याद रखना है कि हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम चलता है। और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं और ये लोग सारे मिल करके सेंट्रल और स्टेट लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से एक चीज सीखने की है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो फेडरल कोर्ट और प्रोविंशियल कोर्ट्स लाए गए थे, उनमें और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट वर्सेस फेडरल कोर्ट का, जो कि 1935 के एक्ट के थ्रू लाया गया, तो एक डिफरेंस यहाँ समझने की बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो 1935 के एक्ट के थ्रू फेडरल कोर्ट लाए गए थे या फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे, उसमें एक पावर कम था। उस वक्त एक काउंसिल चलती थी जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ये काउंसिल क्या है, तो कुछ हद तक समझाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटेन में ये एक जुडिशियल बॉडी हुआ करती थी जो इंडिया के डिफरेंट कोर्ट्स के थ्रू आने वाले केसेस को सुनती थी, और उस वक्त में ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करती थी। तो दिस वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ड्यूरिंग द बिफोर इंडिपेंडेंस, जब तक कि हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को अबॉलिश करते हुए वो आज के डेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी सारे केसेस और उनका फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट दिया करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। मैं ये बात आपको समझा दूं कि होता क्या है कि फेडरल सिस्टम में ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम चला करता है। यूएसए जो कि एक ट्रू फेडरल स्टेट है, वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम यूज है। हालांकि हम भी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर यूनिटरी ब्लेंड भी पाया जाता है। इस वजह से इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का हम लोगों ने इस्तेमाल किया।
चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन। बिफोर मेंशनिंग द कॉम्पोजिशन, पहले एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये स्टैब्लिशमेंट हुआ 28 जनवरी 1950 में। इस डेट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने काम करना स्टार्ट किया। सबसे अमेजिंग बात यह है कि आज आप जो पिक्चर सुप्रीम कोर्ट का देखते हो या जो बिल्डिंग आपको सुप्रीम कोर्ट का दिखाई देती है, स्टार्टिंग से ये बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। स्टार्टिंग से सुप्रीम कोर्ट का जो सीट था वो एक्चुअली पार्लियामेंट में जो है वो प्रिंसेस का जो काउंसिल हुआ करता था, सो प्रिंसेस के जहां बैठने की जगह हुआ करती थी वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का सीट बैठा करता था। ठीक है, तो यहां से एक चीज सीखने को मिला। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है वो कब इनॉग्रेट हुआ, तो याद रखना है 1958 में जो प्रेजेंट सेटलमेंट आप प्रेजेंट प्रीमिसेस देखते हो, इसका इनॉग्रेशन हुआ। और इस बिल्डिंग को 1958 में फर्स्ट प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट करके इसको स्टार्ट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बिल्डिंग जो है ये एक हमारे लिए जुडिशियल बॉडी और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी होप रखती है। हम जब भी हम लोग हर तरीके से सब कुछ जगह से हार जाते हैं तो हमारा एक ही सहारा होता है जुडिशियल सिस्टम, और टॉप मोस्ट जगह पर है सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हो। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि हमारा जो है टाइम टू टाइम WBCS एमर्स बैच चलता है। आपके स्क्रीन पर उसके सारे डिटेल्स हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। चलते हैं दोबारा से हमारे सेशन पे। कॉम्पोजिशन का अगर बात करें तो आर्टिकल 124 के अंडर में अपॉइंटमेंट किया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। और इसका कॉम्पोजिशन जो है ओरिजिनली क्या था, सो ओरिजिनली जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हुआ करते थे। यानी जब भी सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ तो इसमें 8 जजेस हुआ करते थे। एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 7 अदर जजेस हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम इन जजेस के नंबर्स को इंक्रीज किया गया। और आज के डेट में 2019 के बाद से जो कि लास्ट अमेंडमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज करने का 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू, आज 34 जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। इस 34 जजेस के अंदर में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता है और 33 अदर जजेस हुआ करते हैं। एक अच्छी बात कॉम्पोजिशन से रिलेटेड आपको जानना चाहिए कि स्टार्टिंग में चूंकि बेंच बहुत ही छोटा था और 8 जजेस हुआ करते थे, तो ये बेंच उस तरीके से ही बैठा करती थी और बहुत ज्यादा केस नहीं देखा करते थी। आज के टाइम में चूंकि नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज कर दिया गया है, इसलिए ये छोटे छोटे बेंचेस के अंडर में ये कोर्ट के केसेस को देखा करती है। 2 to 3 लोगों का या 2 to 3 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच हुआ करता है और ये जो है हर तरह के केसेस को सुना करती है। लेकिन अगर कभी भी कोई ऐसा केस आए जिसमें फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ लॉ का डिस्कशन किया जाए, यानी कोई ऐसा केस जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने दिन जन का होता है, तो ये याद रखना है कि मिनिमम 5 जजेस का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुआ करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था तो ये 2 अलग अलग टाइमिंग में बैठा करती थी। मॉर्निंग में 10 से 12 और 2 से 4 का इवनिंग का सेशन हुआ करता था। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो जजेस के कॉम्पोजिशन है वो टाइम टू टाइम किस केस के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है उसके हिसाब से वैरी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट जो बेंच है वो कौन सा था, तो याद रखना है आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट का हुआ है केशव नंदा भारती केस में। केशव नंदा भारती केस, उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग इस केस का नाम जानते हैं। 1973 का ये केस है स्टेट ऑफ केरला के साथ में केशव नंदा भारती। केशव नंदा भारती भी, उनके बारे में एक कुछ पॉइंट जान ले क्योंकि इनका रिसेंटली 2 ईयर्स अगो देहांत हुआ था। और केशव नंदा भारती एक सेंट हैं जिन्होंने ये केस
किया था। आज के टाइम में याद रखना है कि केशव नंदा भारती केस से इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, दिस कैन नॉट बी अमेंडेड। तो उम्मीद करते हैं कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो गया है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। व्हाट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्या है? तो याद रखना है कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। तो पहले मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए बता दूं कि जजेस का अपॉइंटमेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसको खुद अपने डिस्कशन से अपॉइंट नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो याद रखना है यहां पर भी दो कैटेगरीज हैं। क्या कैटेगरी है? तो एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे हैं अदर जजेस। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो याद रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ही मस्ट कंसल्ट विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी डिस्कशन किया जाता है अगर नेसेसरी हुआ तो अगर ये अपॉइंटमेंट आपको समझ में आया हो कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कंसल्टेशन इन लोगों से करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, अदर जजेस का अपॉइंटमेंट तब कैसे होता? तो अदर जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन अदर जजेस के अपॉइंटमेंट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट किया जाता है, और ये जो कंसल्टेशन है ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी प्रेसिडेंट को मस्ट कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अगर वो अदर जजेस को अपॉइंट कर रहा है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट के अदर हाई कोर्ट जजेस के साथ में भी नेसेसरी हो तो डिस्कशन किए जाते हैं, यानी कंसल्टेशन जो है हाई कोर्ट जजेस से भी किया जाता है अगर जरूरत पड़े। ठीक है, उम्मीद करते हैं अपॉइंटमेंट आपको समझ में आया हो। लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात क्या है पता है? इन जजेस के अपॉइंटमेंट में भी कंट्रोवर्सी है। तो अब हम लोग समझना चाहेंगे व्हाट इज द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द जजेस। तो अगर कंट्रोवर्सी पे बात किया जाए तो वो क्या है, अच्छे से समझेंगे। देखो हुआ क्या कि 1950 से लेकर के 1973 तक एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे उनको हमेशा अपॉइंट कर लिया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 1973 में कुछ इंटरेस्टिंग चीज होता है, जानते हैं क्या? तो 1973 में एक अमेजिंग चीज ये होता है कि एक ऐसे जज को अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनसे ऊपर ऑलरेडी एज में बड़े 3 जजेस थे। तो वो जज कौन है? तो याद रखेंगे कि ए एन राय, जस्टिस ए एन राय का अपॉइंटमेंट 1973 में होता है। ये 3 लोगों को सुपरसीड करके बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसका कारण क्या है कि 3 लोगों को सुपरसीड करके इनको अपॉइंट किया गया? तो एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, 1973 में एक केस हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस के इस सुनवाई में 13 जजेस के बेंचेस ने जो डिसीजन दिया था जिसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ, ये एक ऐसा डिसीजन था जिसके थ्रू पार्लियामेंट के पावर्स कर्टेल हो गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जिन जिन जजेस ने इसके अगेंस्ट में यानी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जिन लोगों ने वोट किया था, यानी जिन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए वोट किया उन लोगों को चीफ जस्टिस के ओहदे पर अपॉइंट नहीं किया। जस्टिस ए एन रॉय को डायरेक्टली अपॉइंट किया गया दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सेम कन्वेंशन 1977 में भी एमयू बेग, जस्टिस एमयू बेग का जो अपॉइंटमेंट है उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, और उनसे भी सीनियर जजेस मौजूद थे उसके बावजूद भी अपॉइंट किया गया। तो जिसके वजह से एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं जजेस
केस, यहां से कंट्रोवर्सी को अच्छे से समझेंगे। तो पहला केस है जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। ये फर्स्ट जजेस केस 1982 में होता है। इसको हम एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जानते हैं। ये केस क्या है अच्छे से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक पॉइंट आप लोग समझें कि क्या होता है फर्स्ट जजेस केस में। तो फर्स्ट जजेस केस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस केस में कहा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो कॉन्करेंट नहीं होता। यानी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो जजेस के साथ में कंसल्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उनमें इत्तेफाक होना चाहिए। यानी अगर इत्तेफाक नहीं भी हुआ तो किसी को भी जज सेलेक्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए। यानी इस केस के थ्रू एक चीज क्या आया कि जो कंसल्टेशन है दैट डज नॉट रिक्वायर्स कॉन्करेंस, यानी इसमें कॉन्करेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये प्रेसिडेंट को ये पावर देता है वो किसी को भी अपॉइंट कर ले। लेकिन इसके बाद होता है सेकेंड जजेस केस। ये कब हुआ? 1993 में। सेकेंड जजेस केस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस सेकेंड जजेस केस के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। इस केस में रिवर्स किया जाता है कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है इन ऑर्डर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट को कॉन्करेंट डिसीजन ही लेना है। यानी कंसल्टेशन बिकेम कॉन्करेंट, यानी ये डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर। इस सेकेंड जजेस केस के थ्रू एक सिस्टम स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलिगियम सिस्टम। व्हाट इज कोलिगियम सिस्टम? सो कोलिगियम सिस्टम का मतलब है कि इस केस के थ्रू बोला गया कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने दो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिस्कशन करके जो नाम भेजेगा उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सेकेंड जजेस केस के ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये भी याद रखना है कि सेकेंड जजेस केस के थ्रू ये चीज फिक्स हो गया कि सीनियर मोस्ट जज को ही हम लोग क्या बनाएंगे, सीनियर मोस्ट जज को ही बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हमारा सेकेंड जजेस केस का इसेंस है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हुआ थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस का मेन चीज क्या है, 1998 के इस केस में कोलिजियम सिस्टम को एक्सपैंड किया गया और कोलिजियम सिस्टम से ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन दिया जाता है ना, इसके केस में देयर मस्ट बी कॉन्करेंस ऑफ प्लूरलिटी, यानी प्लूरल डिसीजन आना चाहिए। कोलिगियम अब क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस को इंक्लूड करेगी। सीनियर जजेस, 4 सीनियर जजेस को इंक्लूड करेगी। ये 5 लोग मिलकर के जिनका नाम रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को, उन्हें ही प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करेगा, जज अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट में। यहां से 3 जजेस केस के थ्रू एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई कोलिगियम सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कोलिगियम सिस्टम को मेनली फॉलो किया जाएगा। लेकिन टाइम टू टाइम कोलिगियम सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसमें जो जजेस होते हैं वही नाम रिकमेंड करते हैं और उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है, उनके रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंट किया जाता है जजेस को। इस वजह से 2014 में एक अमेंडमेंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं 99th अमेंडमेंट। तो 99th अमेंडमेंट जो है ये रिलेटेड है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी एक्ट पास किया जाता है और ये एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसका काम है कि ये लोग रिकमेंड करेंगे कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इस बॉडी में कौन कौन था ये भी आप समझ लें। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का पार्ट कुछ इस तरीके से होता था कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बॉडी के पार्ट हुआ करते थे, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा इसमें लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया इस एनजेएसी बॉडी में। ठीक है,
और इसके अलावा 2 डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी इसके पार्ट हुआ करते थे, जिनको सिलेक्ट कमिटी रिकमेंड किया करती थी। समझने के लिए एक बात यह है कि एनजीएसी का काम भी सिमिलर है कोलिगियम की तरह, लेकिन एनजीएसी में रिकमेंड देख लो क्या रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी है, इसके अलावा गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है और कुछ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का भी जो है रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से जो जजेस आएंगे उनमें पार्शियल रिकमेंडेशन का जो पार्शियलिटी जो होता था वो शायद नहीं हो, ऐसा सोचा गया। लेकिन 2015 में फोर्थ जजेस केस के थ्रू, ठीक है, तो फोर्थ जजेस केस के थ्रू इस बॉडी को एबॉलिश कर दिया गया, डिक्लेयर किया गया कि एनजेएसी जो है ये वायलेटिव है, यानी वॉइड कर दिया गया इसको, और डिक्लेयर द एनजीएसी एक्ट 99th अमेंडमेंट दे वर डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी उसके बाद से फिर से अभी भी कोलेगियम सिस्टम चला करता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दें कि आज के टाइम में कोलेगियम में टोटल 6 जजेस हैं, ठीक है, अभी जो कोलेगियम है इसमें टोटल 6 जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी पार्ट है, एसके कौल, ठीक है, जोसेफ जो है इसके कॉल भी हैं और अदर मेंबर्स भी इसके पार्ट हैं, एम के जोसेफ भी इसके पार्ट हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि कोलेगियम सिस्टम का बात भी समझ में आया हो। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा अपॉइंटमेंट जो है भले ही प्रेसिडेंट करता हो, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ केसेस भी हैं जिनसे कुछ सवाल आया करता है। एग्जाम में आपसे वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बात भी समझ में आना चाहिए कि अपॉइंटमेंट के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अपॉइंटमेंट के लिए अब प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करे या फिर अदर जजेस को अपॉइंट करे, वो हमेशा कंसल्ट करेगा। कौन से आर्टिकल में अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया गया है? सो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।